कि इस कदर टूट कर कतरा कतरा हुए और चाहत भी नहीं कोई समेटे हमें। सिमट कर भी वही अंधेरी रात होगी, हर तरफ फिजाओं में हमारी ही बात होगी कि ए हवा ले जाकर कतरों को मेरे बिखरा देना उन वादियों में जहाँ केवल और केवल फिजाओं की बात होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आपको पहुंचाने का। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो प्रगतिवाद है। उसकी समय सीमा 1936 से 1943 तक की थी। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है 1943 तक की थी। और फ्रेंड्स, ये छायावाद के बाद का युग था और इसमें छायावाद का जो वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति थी उसमें बहुत कमी आई। अब फ्रेंड्स, आप ये कह रहे होंगे मैडम ने क्या बोल दिया वैयक्तिक अनुभूति। चलिए मैं उसको पहले क्लियर करती हूँ। देखिए, उस समय क्या था, छायावादी युग में वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति से मेरा मतलब है वैयक्तिक मतलब व्यक्ति विशेष या अपना या किसी अन्य विशेष के बारे में। उसमें बहुत ज्यादा वो जो अनुभूतियां होती थी उन्हें अभिव्यक्त किया जाता था। कविताओं का विषय जो है वो ये होता था। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि छायावाद की अगर हम ज्यादा कवियों की बात न करें, आधार स्तंभों को ही लें तो प्रसाद पंत निराला 4 हमारे जो ऐसे कवि हैं और महादेवी वर्मा, जिनके बारे में अगर हम थोड़ी थोड़ी बात करें तो भी टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा जी ने भी प्रतीक विधानों के द्वारा, प्रतीक विधान, अब आप सोचोगे प्रतीक विधान क्या है। प्रतीक मतलब जिनको माध्यम बनाकर अपनी बात कहते हैं उनको हम प्रतीक कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने अपना परिचय देने के लिए कहा था कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। तो यहाँ भी उन्होंने क्या किया, अपनी वैयक्तिक अनुभूति को बताया। दूसरा, उन्होंने दीपक को प्रतीक मान करके एक बात कही, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मतलब कहीं ना कहीं वैयक्तिक अनुभूति की बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। तो ये बात आपने महादेवी वर्मा की समझी। उसके बाद निराला की अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे, उनके समय में क्या था कि उनकी पत्नी का देहांत काफी टाइम पहले हो जाता है। फिर उनकी जो पुत्री थी उसका देहांत हो जाता है। तो पुत्री के देहांत के बाद उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक रचना लिखी जिसका कि नाम था सरोज स्मृति। फ्रेंड्स, कई बच्चे इसमें इस चीज क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सरोज स्मृति अपनी पत्नी की याद में लिखी या प्रेमिका की याद में लिखी। बेटा बिल्कुल भी नहीं, ये उन्होंने अपनी पुत्री की याद में लिखी थी। तो यहाँ भी क्या क्लियर हो रहा है कि वैयक्तिक अनुभूति जब वो अपने से संबंधित या किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है, मीन्स वो अपने द्वारा जो उसके ऊपर बीती है, जो उसका प्रियजन है उसके बारे में कर रहे हैं, तो वो वैयक्तिक अनुभूति होती है। तो इस समय क्या था, जो प्रगतिवाद था उसमें इसमें काफी ज्यादा गिरावट आई थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद एक चीज और थी, इस समय इसमें कल्पना की अतिशयता जो थी उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया प्रगतिवाद में, जो कि छायावाद में काफी दिया गया था। अब चलिए मैं आपको इस चीज को भी स्पष्ट कर दूं कि कल्पना की अतिशयता क्या होगी। कल्पना की अतिशयता मतलब जिसमें कल्पना को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, ऐसी कल्पना कर दी जाती है कि जब लेखक अपने साहित्य में उसको वर्णन करते थे तो वो बड़ा हास्यास्पद हो जाता था। और ये छायावाद में बहुत होता था। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूँ कल्पना की अतिशयता, फ्रेंड्स, उस समय एक रत्नसेन नाम के राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था नागमती, और जो उनकी प्रेमिका थी उसका नाम था पद्मावती। और ऐसा नहीं है कि आज के समय में कोई पद्मावत या पद्मावती के बारे में ना जानता हो, क्योंकि आपने पद्मावत मूवी भी देखी है। तो पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन वो हीरामन नाम के एक तोते से सुनते हैं, और वो तोता वर्णन करता हुआ कह रहा है अब कि हीरा मन तोता बता रहा है कि पद्मावती की जो कमर है वो इतनी पतली है जितनी पतली बर्रैया की कमर। तो कितनी जो कल्पना उन्होंने की, अतिशयता उसकी हो गई कि वो वर्णन हास्यास्पद लगने लगा। तो इस तरीके की अनुभूतियों को उस समय
स्थान मिलता था छायावाद में, जिनको कि प्रयोगवाद में स्थान नहीं मिला। एक उदाहरण और आपको बताना चाहूंगी। अभी तो मैंने बात की पद्मावती के सौंदर्य की, अब मैं बात करूंगी कि वो पति तो थे नागमती के। अब वो जब पद्मावती के पास चले जाते हैं तो यहाँ नागमती के लिए 12 मासा एक है काव्य है, जो कि उसमें पद्मावती के विरह की 12 महीनों में क्या स्थिति हुई उसके बारे में पूरा वर्णन है। और ये 12 मासा क्लास 12th में भी हिंदी कोर में एक चैप्टर आता है, उसमें मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो उसकी मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो नागमती के बारे में वर्णन आया है। वो पति के वियोग के कारण जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई तो वो भंवरे को और कौओं से कहती है कि आप मेरे पति से जाकर मेरा संदेश कह देना। तो वो संदेश क्या देती है? पियसो कहो संदेशना, हे भौरा है काग, सो धन बिरहन जरि मोहि, तिन धुआं हमला। इसका मतलब ये हुआ कि पियसो कहू मतलब पियू मतलब पति से, कहू मतलब कहना, संदेश का मतलब संदेश। हे भौरा, हे काग, हे भंवरो और हे कौओं, मेरे पति से मेरा संदेशा देना कि सोधनी मतलब जो आपकी पत्नी थी, जरिमुई वो जल करके आपकी विरह में मर गई। तिन्ह धुआं हम लाग, उसका जो विरह की अग्नि का धुआं था वो हमें लगा और हमारा रंग काला हो गया। तो फ्रेंड्स, ये कितनी हास्यास्पद वाली बात होगी और कितनी कल्पना की अतिशयता इसमें हो गई है। तो इसका भी जो है बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ प्रगतिवाद में। तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो छायावाद की उस समय की चली आ रही थी रचनाओं में जिस तरीके की बात, तो उनका बिल्कुल भी इसमें प्रयोग प्रगतिवाद में यूज नहीं हुआ। अब प्रगतिवाद में तो अच्छा, अगर हम मान ले कि इसका यूज नहीं हुआ तो किसका यूज हुआ था? भाई देखिए, उस समय क्या हुआ था, जो शोषक वर्ग था उसके खिलाफ शोषित वर्ग को कविगण क्या करते थे, उनको चेतना में ला करके उनको जागरूक करते थे कि समाज में जो फैली हुई सांप्रदायिकता है, या जो पूंजीवाद है, या फिर जो धार्मिक आडंबर की बात है, सामंतवाद जो है, उसके बारे में लोगों को सचेत करना, लोगों को जागरूक करना प्रगतिवादी कवियों का मुख्य विषय था कि वो किस तरीके से अपनी बात कहें कि जो आम जनमानस है वो सचेत हो, और वो पूरा प्रयास करते थे कि इस तरीके की रचनाएं वो लिखें। तो इस तरीके की रचनाएं वो लिखा करते थे जो समाज से संबंधित हो और समाज के लिए लिखी हो। तो ये आपने समझा। फ्रेंड्स, उस समय 1936 से 1943 के बीच में प्रगति जो पहला प्रगतिशील संघ था उसकी जो स्थापना हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता की थी प्रगतिशील लेखक संघ की, वो प्रेमचंद जी ने की थी। और प्रेमचंद जी ने जब इसकी उनकी अध्यक्षता में इस साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई, तो उस समय के बाद से हिंदी गद्य विधाओं में बहुत ज्यादा चेंज आए, या कह दीजिए क्रांति आ गई। बहुत सारी गद्य की विधाएं आई। उस समय कहानी, निबंध, नाटक, रिपोर्टाज, रेखा चित्र और आपके संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, मतलब काफी सारी चीजें, निबंध, उनमें काफी अधिक चेंज आया। तो ये आपने जाना कि किस तरीके से प्रगतिवाद और छायावाद में अंतर था। प्रगतिवाद में मेन जो कवियों का काम था वो सामाजिक यथार्थ को यथावत अपनी रचनाओं में गढ़ देना, उसमें इस तरीके से शब्दों को बताना कि जनमानस तक वो जाए। ये हुआ। फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन ये तैयार होता है हमारा कि जो प्रयोगवाद शब्द था वो सबसे पहले किसने यूज किया? तो फ्रेंड्स, प्रयोगवाद शब्द सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने इसको यूज किया था, सबसे पहले उनके द्वारा यूज हुआ था। और इसके प्रगतिवाद के जनक की हम बात करें तो वो शिव मंगल सिंह शिवदान सिंह चौहान जी थे, जो इसके जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना प्रगतिवाद के बारे में कि वो किस तरीके से छायावाद से भिन्न था। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने देखिए बोर्ड पे लिख दी है पूरी जानकारी, आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और मैं अभी साइड में ही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। जैसे पहली है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया
कि वो कविगण अपने रचनाओं में जो सामाजिक स्थितियां थी उनका यथार्थ वर्णन करते थे। फिर है सांप्रदायिकता का विरोध। सांप्रदायिकता का भी विरोध जो है भरपूर होता था, वो रचनाओं में वो लोग करते थे और उनका उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना। और जन भाषा का प्रयोग मतलब सामान्य जन की भाषा का प्रयोग होता था, खड़ी वाली का बोली का प्रयोग होता था। जन संस्कृति से जुड़ाव जो है वो दिखाने की कोशिश करते थे। मुक्त छंदों का प्रयोग वो ज्यादा किया करते थे। ग्राम्य गीतों, कजरी, लावनी और ठुमरी का प्रयोग ज्यादा होता था। फ्रेंड्स, अब देखिए प्रगतिवादी युग के कवि और उनकी रचनाएं। रचनाकार यहाँ मैंने लिखे हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलती हैं। अब ये जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते, ये ऐसी रचना है बेटा कि ये हर बार एग्जाम में आती है। या तो इसके लिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये कौन से वाद की कविता थी, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या नई कविता, इस तरीके से 3-4 नाम दे दिए जाते हैं और आप बड़े कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता। अगर मैं यहाँ आपको जानकारी दे रही हूँ तो उसको भरपूर यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न को पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर नागार्जुन की कविताएं देख लेते हैं, रचनाएं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहुबली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये जो नागार्जुन थे इनका था पुरानी जूतियों का कोरस। फ्रेंड्स, ये भी रचना ऐसी है जिसको एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी न किसी रूप में ये पूछा जाता है। फिर था भस्मासुर। अब भस्मासुर कई बार रचना दे दी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है नाटक है, कहानी है, या आपका निबंध है, या फिर एक तरफ लिख दिया जाता है कि खंड काव्य है। अब आप भस्मासुर सोचोगे तो बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं आएगा कि भस्मासुर एक खंड काव्य भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ स्पेशली लिख भी दिया है, उसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। फिर रांगे राघव, अजय खंडहर, मेधावी पांचाली, राह के दीपक और पिघलते पत्थर। फिर लास्ट में श्री मंगल सिंह सुमन, इन्होंने लिखा था हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय और सृजन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जानकारी दी आपको प्रगतिवाद के बारे में। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, और नहीं लगते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स और लाइक मुझे और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।